जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। एक बार जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मित्र जुड़ चुके हैं आप लोग समय याद रखिएगा, बिल्कुल रात के 9 बजे, ठीक है। रात 9 बजे आप लोग अपने सारे काम धाम छोड़कर जीएस की क्लास से जुड़ जाइएगा, ठीक है। सारे काम धाम अपने छोड़कर जीएस की क्लास से जुड़ जाइएगा, चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए, ठीक है। आप लोग जो है रात के 9 बजे तैयार रहिएगा। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा @selection mentor, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से आप लोगों को PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आप सभी तैयार हैं तो जल्दी से बताइएगा, फिर हम क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई, 23 मार्च, 7 मार्च या 14 मार्च। बताइएगा कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जन औषधि दिवस जो होता है बच्चा, वो 7 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2019 में, ठीक है, मनाया गया। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी जन औषधि सस्ती भी, जन औषधि सस्ती भी और जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ठीक है। ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा आप लोग। 8 मई को जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम लोग मनाते हैं। इसके साथ में ही जो 23 मार्च है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 14 मार्च को जो है बच्चा वो कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो 14 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है। देखिएगा, जो जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, ये 2023 की थीम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2023 की थीम है ये, ठीक है। चलिए, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस टीम ने 54 वर्षों बाद संतोष फुटबॉल ट्रॉफी जीतने का गौरव प्राप्त किया? कर्नाटक, मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा कि किस टीम ने जो है वो 54 साल बाद संतोष फुटबॉल ट्रॉफी जीतने का गौरव प्राप्त किया है। और इसका जो फाइनल मैच है, ठीक है, जो फाइनल मैच था वो कहाँ खेला गया था? तो फाइनल मैच जो था वो किंग फहाद इंटरनेशनल, ठीक है, स्टेडियम, रियाद। और रियाद कहाँ है? सऊदी अरब, ठीक है। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में खेला गया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना भी कब हुई थी, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिएगा इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। और किसको हराया है? तो मेघालय को हराकर। किसको? मेघालय को हराकर, ठीक है, कर्नाटक ने संतोष फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कल्याण चौबे। फुटबॉल का कल्याण किसने कर दिया? चौबे जी ने, कल्याण चौबे। और इसका मुख्यालय जो है बेटा वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना जो होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की 1937 में होती है। कब होती है? 1937 में होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा
कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है वो कौन सा है? मिजोरम है, गोवा है, महाराष्ट्र है या हिमाचल प्रदेश है? तो देखिएगा सबसे अधिक नगरीकृत जो राज्य है वो कौन सा है? तो गोवा है बेटा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम नगरीकृत, सबसे कम नगरीकृत, तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक ग्रामीण मतलब प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो किस राज्य में है बेटा? महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है हमारा कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? इल्तुतमिश। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। ठीक है, ये किस वंश का वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से संबंधित था। और इसको जो है वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, इसी ने जो है राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की थी? लाहौर से दिल्ली। ठीक है, इसके साथ में ही इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया। क्या किया? चालीसा दल का गठन किया। ठीक है, जिसको तुर्कान चहलगानी कहा गया। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा ही क्या किया गया था? प्रथम सल्तनत मकबरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम सल्तनत कालीन मकबरा कौन सा था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा जो थी उसको शुरू किया था। और इल्तुतमिश के बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान जो थी वो गद्दी पर बैठती है। और इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था बेटा? तो गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और गुलाम के बाद में यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या बन गया था? दामाद बन गया था। अच्छा, इल्तुतमिश जो था वो सुल्तान बनने से मतलब राजा बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। कौन था? बदायूं का गवर्नर था। और इसने वहाँ पर बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बदायूं में जामा मस्जिद का। बदायूं में है जामा मस्जिद, याद रखिएगा। बदायूं वाली जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ना कि दिल्ली वाली, याद रखना। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है हमारा कि 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी, महेंद्र मिश्रा, डॉक्टर पैगी मोहन या प्रभा अन्य? बताइएगा। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 32वें व्यास सम्मान से जो है वो किसको सम्मानित किया गया है? सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बताइएगा बच्चा कि 32वें व्यास सम्मान से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनकी कृति है पागल खाना। किसके लिए? इनकी एक कृति है, मतलब एक इनकी रचना है पागल खाना के लिए इनको 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। जो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा हैं इनको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। सारे 2023 के हैं, याद रखिएगा। और ये इनको पुरस्कार बेटा कहाँ दिया गया था? तो ढाका में। ठीक है, इसके साथ में जो डॉक्टर पेगी मोहन है इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर
ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो प्रभा अन्य जी हैं, इनको हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है हमारा कि शिमला समझौता कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905, 2 जुलाई 1972, 10 जनवरी 1966 या 16 दिसंबर 1971 को? जल्दी से बताइएगा कि शिमला समझौता जो है वो कब हुआ था। तो पहली बात तो शिमला समझौता जो था वो जुल्फ़िकार अली, ठीक है, जुल्फ़िकार अली एवं किसके मध्य हुआ था? इंदिरा गांधी के मध्य। तो ध्यान दीजिएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को। कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, शिमला समझौता होता है और किसके मध्य होता है? तो जुल्फ़िकार अली और इंदिरा गांधी के मध्य होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर 10 जनवरी 1966 को कौन सा समझौता होता है? ताशकंद समझौता होता है और किसके मध्य होता है? तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां एवं भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य होता है। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को क्या होता है? तो 16 दिसंबर 1971 को जो है वो बांग्लादेश का उदय होता है और 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल का विभाजन होता है। और बंगाल का विभाजन कौन करता है? तो कर्जन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वरना इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो शिमला समझौता कब होता है? 2 जुलाई 1972 को होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 7वां प्रश्न है हमारा कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, बताइएगा दशावतार मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है या गुप्तकालीन मंदिर है? ठीक है, और कई बार एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो बताइएगा। तो दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है बेटा? तो झांसी में स्थित है। कहाँ पर? झांसी में स्थित है। और देवरिया में जो है वो कौन सा एक मंदिर स्थित है? प्रश्न पूछा भी गया है कई बार भी, बाबा सोमनाथ मंदिर। कौन सा है? बाबा सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, इसके साथ में जो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद में जो है वो श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। किसका है? श्रृंगी ऋषि मंदिर है। ठीक है, और एटा में जो है वो बरहा भगवान मंदिर है। बरहा भगवान मंदिर है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आंसर बताइएगा। किस जिले में मेढक मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेढक मंदिर स्थित है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब क्लास खत्म हो जाए तब आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, अगर पता हो तो कर भी दीजिएगा, ऐसी कोई आफत नहीं है, वरना क्लास खत्म हो जाए सर्च करिएगा और खुद से एक बार जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा, मुरादाबाद, चित्रकूट या प्रयागराज? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है बेटा वो कौन सा है? वो प्रयागराज है। पहले स्थान पर कौन है? तो प्रयागराज है, लगभग 59 लाख से ऊपर इसकी जनसंख्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? मुरादाबाद है। कौन है? मुरादाबाद है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम आबादी वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो महोबा हो जाएगा। सबसे कम आबादी कहाँ पर है? महोबा में है। और दूसरे नंबर पे भी आप लोग याद रखिएगा चित्रकूट, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम
साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर तो कहाँ हो जाएगी? श्रावस्ती में हो जाएगी। और सबसे अधिक साक्षरता दर तो गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगी। ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात तो जौनपुर जिले का है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात तो गौतम बुद्ध नगर का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिएगा, क्लास अगर आप लोग रेगुलर करेंगे तो सारे प्रश्न आप लोगों को रिपीट होकर होकर जो है वो आप लोग ऐसे ही क्लास में ही याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो सही आंसर बच्चा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें। नवा प्रश्न है हमारा कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, बंगाल, पंजाब या असम? बताइएगा। जो अहोम विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, बंगाल में था, पंजाब में था या असम में था? तो याद रखिएगा, जो अहोम विद्रोह था वो कहाँ से संबंधित था? असम से संबंधित था। और इसके प्रमुख जो नेता जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गोमधर कुंवर। क्या नाम था? गोमधर कुंवर नाम था। वर्ष नहीं पूछेगा क्योंकि 1828 से चलकर 33 तक चला था, तो ये वर्ष वगैरह जो है आप लोगों से पूछने के चांस नहीं रहेंगे। केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा, केरल में एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। कौन सा हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921। इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखना आप लोग। फिर बंगाल में एक विद्रोह हुआ था ददनी प्रथा के खिलाफ। नील की खेती थी वहाँ पर भी, ददनी प्रथा के खिलाफ। कौन सा हुआ था? तो नाम याद रखिएगा आप लोग। इसका नाम था नील विद्रोह। क्या नाम था? नील विद्रोह। ठीक है। ददनी प्रथा के खिलाफ नील विद्रोह हुआ था। और ये कब होता है? 1859 में। कब होता है? 1859 में होता है। और दो नेता इसके फेमस होते हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। पंजाब में एक होता है जिसका नाम होता है कूका आंदोलन। सुने होंगे आप लोग। कौन सा? कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन के जो नेता थे, पहली बात तो ये कहाँ हुआ था? पंजाब में। ठीक है। और क्या नाम था इनका? भगत जवाहर मल। प्रमुख नेता कौन थे? भगत जवाहर मल। और ये कब होता है बेटा? तो 1840। किस ईयर होता है? 1840 में होता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। सही आंसर इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न है हमारा कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल है, ट्रैक्यूलस, एल्वियोली, पल्मोनरी शिराएँ या ब्रोंकियल्स? बताइएगा। जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल होता है, मतलब गैस का आदान प्रदान, ठीक है, लेन देन, ठीक है, ये किससे होता है? तो आपसे चाहे ऐसे पूछे कि उसका विनिमय स्थल कौन सा है, या आपसे पूछा जाए कि फेफड़ों या श्वसन की, फेफड़ों या श्वसन तंत्र की श्वसन तंत्र की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कौन सी है? या कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा एल्वियोली, या इसको हम लोग हिंदी में जो है वो कुपिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपिका भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का तो आपको आंसर दिख गया। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ठीक है, इसके साथ में आपसे पूछ लिया जाए तंत्रिका तंत्र की का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, मानव शरीर की इकाई जो है वो कौन सी है? सेल, कोशिका है। ठीक है। और जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी इकाई का नाम क्या है? तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किडनी मतलब वृक्क मतलब किडनी की इकाई क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। तो याद रखिएगा आप लोग,
क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। ठीक है, 10वें प्रश्न का सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आप लोग बताइएगा, आगे बढ़ा जाए। अब हमारे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हैं, उनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो बढ़िया शायरी आप लोगों के लिए सुनाई जाए ना सुनाई जाए, बताइएगा। सुनाई जाए या ना सुनाई जाए, आप लोग बताइएगा। चलिए, कि उसकी मोहब्बत के पेपर लीक होते गए, उसकी मोहब्बत के पेपर लीक होते गए और वो हमसे कटाप पार कराने पर अड़ी थी। उसकी मोहब्बत के पेपर लीक होते गए और वो हमसे कटाप पार कराने पर अड़ी थी। मेरी मोहब्बत भी अनारक्षित निकली, मेरी मोहब्बत भी अनारक्षित निकली, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाकर भी बेरोजगार खड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। हाँ, अगर आप लोगों में से किसी को कोई शायरी वायरी पसंद हो तो आज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ये नहीं कि पूरा कमेंट बॉक्स ही शायरियों से लिख दीजिएगा, क्लास खत्म हो जाए तो एक बढ़िया बढ़िया शायरी आप लोग जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, कल बढ़िया सा आप लोगों का सुनाएंगे सबको कि किसने कौन सी शायरी सुनाई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ अपना रैपिड फायर क्वेश्चंस देखते हैं। कि पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग, सारे प्रश्नों के आंसर आप लोग जो है वो जल्दी से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। हाँ, सभी लोग जो है आज अपनी अपनी शायरी लिखिएगा। ठीक है, सभी लोग सुनाइएगा। आज देखते हैं किसकी कितनी बढ़िया ज़बरदस्त शायरी होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का बेटा राजकीय पशु क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा बारहसिंगा है। क्या है, बारहसिंगा है। ठीक है, इसके साथ में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है, तो सारस है। ठीक है, अब ये बहुत फेमस था वो आरिफ और उसका केस, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रोंच भी कहते हैं। ठीक है, सारस अथवा क्रोंच, आरिफ वाला केस था ना एक सारस वगैरह वाला। इसके साथ में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा अशोक है। कौन सा है, अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है ये भी बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो क्या है, तो पलाश, पलाश के फूल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशु। क्या कहते हैं, टेंशु। और राजकीय खेल क्या है, जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, जल्दी से बताइए साहब लोग। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो बेटा हॉकी है। क्या है, हॉकी है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे जो है हमारा कि बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया, बताइएगा। तो बास्केटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं बेटा, तो डॉक्टर के गोविंदराज। कौन बने हैं, डॉक्टर के गोविंदराज। ठीक है, इसके बाद में जो त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं, सौरभ गांगुली बने हैं। कौन, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, ये बंधन बैंक के भी हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो रांची में किया है। कहाँ पर, रांची, झारखंड में। इससे पहले कौन था, क्षेत्रफल के अनुसार है ये सबसे बड़ा, ये भी याद रखिएगा, ना कि जजों की संख्या के मामले में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिनी काय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, और अनफिनिश्ड अ मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। सारी पुस्तकें वगैरह भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा, मिनी काय द्वीप जो है इसका एक लोकप्रिय नृत्य है जिसका नाम क्या है बेटा, लावा। क्या नाम है, लावा है। अब ये प्रश्न आप लोगों को बताना है कि मिनी काय द्वीप कहाँ स्थित है। अनकस्टम्ड अर्थ जो है यह किसकी पुस्तक है, तो झुम्पा लाहिड़ी की। किसकी है, झुम्पा लाहिड़ी की। और झुम्पा लाहिड़ी की एक और फेमस पुस्तक है, जल्दी से उसका नाम बताइएगा। तो उसका नाम क्या है, द नेम सेक। क्या है, द नेम सेक।
फिर है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक नहीं, लेखिका है। ये आत्मकथा है किसकी? प्रियंका चोपड़ा की। निक जोनस वाली वही, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में बेरी नाग झरने से निकलती है? और अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी नदी जो है वो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरी नाग झरने से निकलती है? तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा इसका? झेलम नदी। कौन सा हो जाएगा? झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाते हैं हम लोग? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और हैं कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? और पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये तो आपने पहले बहुत बार सुना होगा कि सबसे पहले पद्म भूषण किसको पद्म विभूषण किसको मिला, भारत रत्न किसको मिला, लेकिन पद्मश्री जो कि भारत का सर्वोच्च चौथे नंबर का सम्मान है, तो इसमें सबसे पहले किस महिला को दिया गया था? तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा खाने के सोडा का सूत्र क्या है? तो पहली बात तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। ठीक है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? वो संजय दत्त की मम्मा थी, नरगिस दत्त, सुनील दत्त जी की वाइफ। राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री भी नरगिस दत्त ही थी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? बताइएगा। अब ऐसे प्रश्न आप लोगों ने संभवतः कम ही देखे होंगे, कम पढ़े होंगे, लेकिन देखिएगा एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। अगर 20 लड़ाई करके बैठा हुआ तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष कौन है? तो बलवीर सिंह दोसांझ। सबसे पहले इन्हीं को क्या दिया गया था? 1954 में पद्मश्री दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कल मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे। देखिएगा, पहली बात तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? ये होमवर्क है आप लोगों का, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन कौन है? और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, चलिए मैंने एक प्रश्न आप लोगों से कल पूछा था कि प्यूमा इंडिया की जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका नाम लिख लेना, अनुष्का शर्मा। ठीक है, हालांकि आंसर दिए थे कुछ लोगों ने, अनुष्का शर्मा। दूसरा मैंने एक प्रश्न पूछा था कि किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है? तो विटामिन ई का नाम है। और जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता होती है। ठीक है, एक पर प्रश्न और पूछा था मैंने कि वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो नाम याद रखना, बो बॉन थुओंग। किसको चुना गया है? बू बॉन थुआंग को चुना गया है। एक और प्रश्न था, चौथा प्रश्न था कि सुमेरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यही तो प्रश्न था ना, सुमेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और एक प्रश्न पूछा था कि अशोक का अहरोरा शिलालेख जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। यही 5 प्रश्न थे ना, सभी लोग अपने आंसर देख लीजिएगा और उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज के जो प्रश्न हैं तो इनके जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर सभी लोग। बाकी हाँ, आज आप लोग शायरी अपनी अपनी पसंद की ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका कोई पैसा ऐसा तो जाना नहीं है। PDF के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, या आप लोग @selection mentor के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल रात 9 बजे। रात के 9 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, ध्यान रखिएगा सभी लोग।